नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। आपके साथ वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, और चक्रव्यूह में आज मुद्दा सहानुभूति का सहारा। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी घमासान मचने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें खंडवा लोकसभा और रैगांव पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा की सीट शामिल है। पृथ्वीपुर और जोबट कांग्रेस और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इन चारों सीटों पर कोरोना संक्रमण के कारण नेताओं की मौत हुई। अब दोनों ही सियासी दल सहानुभूति के वोट बटोरने के प्लान में जुटे हैं। दोनों तरफ से जो प्रबल दावेदारों के नाम चल रहे हैं, उनमें लगभग सभी सीटों पर दिवंगत नेताओं के परिजन के नाम सबसे आगे हैं। इससे साफ है कि उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सहानुभूति के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। आखिर क्यों दोनों दल सहानुभूति की लहर पर सवार हैं? राजनीति में अनुकंपा नियुक्ति की परंपरा आखिर कब तक चलेगी? उपचुनाव में आखिर वो मुद्दे क्या होंगे जिन पर दोनों दल वोट मांगेंगे? इसी मसले पर हम बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जहां बीजेपी से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह का नाम चल रहा है। तो रैगांव में बीजेपी के विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद उनके बेटे पुष्पराज बागरी की नाम की चर्चा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पृथ्वीपुर सीट पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर और जोबट विधानसभा सीट पर कलावती भूरिया के रिश्तेदार और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट देने की तैयारी में कांग्रेस है। इस तरह भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन यह तय है उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का भरोसा सहानुभूति से मिलने वाले वोटों पर होगा। उसी पर आज हमारा ये प्रोग्राम, उसी पर कई सवाल करेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट, रैगांव विधानसभा में ये चुनाव होंगे। दोनों दल सहानुभूति की लहर में सवार होने के लिए तैयार हैं। दिवंगतों के परिजनों को चुनाव में उतारने की तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। खंडवा बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन, पृथ्वीपुर कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां चुनाव होने हैं और क्यों होने हैं। वहीं इसी बात पर करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों, कब तक अनुकंपा नियुक्ति की परंपरा राजनीति में रहेगी? आखिर क्यों दोनों दल सहानुभूति की लहर पर ही सवार हैं? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। शंकरलाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आखिर कब तक सहानुभूति की लहर पर सवार रहेंगे आप? इस बार सहानुभूति की लहर पर सवार होकर चुनावी बैतरणी पार करेंगे या सरकार की उपलब्धियों पर? नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज की बहस का जो विषय अपन ने चुना है वो संभावनाओं पर और भविष्य पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर टिका हुआ। अभी प्रत्याशी चयन का मामला किसी भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का या अन्य विपक्षी पार्टियों का, वह काफी छटने लगते हैं। काफी प्रकार के सर्वेज होते हैं। आजकल जो नई विधा सर्वे की चली है, पहले भी करती रही होगी पार्टी, पर इतने माध्यम नहीं थे, इसलिए अपने कार्यकर्ता स्तर पर करती रही होंगी। पर आज की तारीख में तमाम प्रकार का, फिर प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश संसदीय बोर्ड, और प्रदेश संसदीय बोर्ड के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड, इन सारे प्रत्याशियों पर मोहर लगाती है, चाहे जहाँ की पार्टी में, जिस पार्टी में भी लगाए। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये संभावनाओं पर और सारा मामला है। हो सकता है कि आप जो कयास लगा रहे हैं, जब आप मीडिया में बैठे हैं, तो मैं आपकी बात को पूर्णतः खारिज भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक प्रत्याशियों का चयन नहीं हो जाता तब तक कोई भी अपने आप को प्रत्याशी बनने का प्रयास कर सकता है, और अन्य क्षेत्रों में उसकी चर्चा हो सकती है, उसकी क्षमता की, उसकी अन्य प्रकार की जो उपलब्धियां हैं या प्रभाव उसका क्या है क्षेत्र में, पार्टी में, राजनीति में, ये सब बातों पर चर्चा आप जो कर रही हैं उसको मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। पर आज की तारीख से शंकरलाल जी, आप मान रहे हैं, आप ये बात मानते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा? जो नाम मैं आपको बता रही हूँ या जो नाम मीडिया में आ रहे हैं, वो नामों को टिकट नहीं दिया जाएगा, आप मानते हैं इस बात को? राजनीति और जीवन संभावनाओं का खेल है।
तो सर इसलिए संभावनाओं पर ही तो आज चर्चा के हो रही है ना। मैंने- अभी मैंने आपने आपको- कहा हम संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, अब राजनीति ही संभावनाओं का जब खेल है तो चर्चा भी संभावनाओं पर ही होगी ना। मैं कह रहा हूँ ना कि चर्चा आप ठीक कर रहे हैं। मैंने आपकी चर्चा को खारिज नहीं किया, मेरे को सुने। मैंने आपकी चर्चा को या विषय वस्तु को जो तात्कालिक है और समयानुकूल है, आपने ठीक चयन करके और अच्छी बहस चलाई। पर पार्टी की दृष्टि से एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सोचता हूँ न कांग्रेस में न बीजेपी में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं क्यों न हो, तो आज नहीं कह पाएंगे कि कौन प्रत्याशी होगा कौन प्रत्याशी नहीं है। और इसलिए मैं कह पा रहा हूँ आपसे आग्रह पूर्वक कि आपके सामने जो चर्चा में नाम है, बाजार में जो चर्चा के नाम है, इन क्षेत्रों में चर्चा के नाम है, राजनीतिक क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, उसी पर मीडिया चर्चा करेगी। मीडिया का तो काम है ये सब करना और आप कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। पर आज की स्थिति में ये कह देना कि फला जगह से फला को ही टिकट मिलेगी, इस आधार पर मैं तो कोई बात कहने की स्थिति में स्पष्ट रूप से नहीं हूँ। बिल्कुल जो नाम आप ले रही हैं उन नामों में से भी कोई प्रत्याशी हो सकता है, और जब आप ले रही हैं तो कोई ना कोई गंभीरता है उसमें, नहीं तो इसी तरह नाम नहीं उछलते हैं। पर अभी तक जब तक निर्णय नहीं होता तब तक अच्छा रही जो आपने विषय जो आप बोलवाना चाहती मैं वो भी बोल रही। आप कह रही हैं अनुकंपा नियुक्ति क्या राजनीति में होती रहेगी? तो अनुकंपा नियुक्ति मत मानिए। अनुकंपा नियुक्ति जब होती है जब कहीं जबरन किसी को बैठा दिया जाए, राज्यसभा है, ये है वो है, जहाँ नियुक्तियां होती। नियुक्ति शब्द ही अनुकंपा नियुक्ति के साथ जुड़ गया है। और इसलिए अगर कोई चुनाव जीत करके आता है, कोई चुनाव लड़ करके आता है, जनता उसका समर्थन करती है, तो फिर मैं सोचता हूँ ठीक है सर, क्या मुद्दे होंगे उपचुनाव में, किन मुद्दों के साथ पार्टी उतरेगी? जी जी, चुनाव के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के विकास और सभी वर्गों के कल्याण की योजनाएं जो बनाई सरकार ने या जो उसने काम किया, और विकास के कार्य, और विशेष करके कोरोना काल में जितनी भयावह महामारी थी जिसमें तमाम कठिनाइयां और अचानक संक्रमण की जो गति थी संख्यात्मक, उन स्थितियों में जिस ढंग से प्रदेश के कर्मचारियों ने, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे प्रशासनिक हों, अधिकारियों ने और सरकार ने, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओ ने जो बढ़ चढ़ करके काम किया है, व्यापारिक संगठनों ने, उस आधार को, सेवा को लेकर के और विकास कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के किए गए काम, अब काम गिनाने लगूंगा तो आप कहेंगे चुनाव में बोलना है, अन्यथा इतने काम प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे आम आदमी को। ठीक है सर, बिल्कुल आप काम गिनवाइएगा शंकर लाल जी, बिल्कुल आप काम गिनवाइएगा, लेकिन विकास की बात सुनते ही राम जी हंसने लगे थे, तो मैं जरूर राम जी के पास जाके ये सवाल जरूर करना चाहूंगी कि सर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? वो हंसने के, मैं तो उनको देख रहा हूँ, आप उनको जरूर हंसा करके और कह रहे वो हंस रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास पे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास जिस ढंग से प्रदेश के अंदर गांव-गांव में और नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्रों में स्वीकृत हुए हैं पिछले वर्षों में, और जिस तरह बने हैं उसको कोई मेट नहीं सकता, उसमें लोग रह रहे हैं। अब उसमें कुछ कमियां गिनाना है तो कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, अगर कमियों की ही बात करना है तो विपक्ष इसके लिए है, उसका ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन राम जी भी बहुत देर से हमारे साथ ऐड है। राम जी बताइए कि क्या कुछ आपका स्टैंड है इस बात पर, क्योंकि सहानुभूति लगातार दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा, कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? चारों हमारे प्रदेश के नेता थे जिनके कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है, चारों की ही, तो उनको मेरी ओर से श्रद्धांजलि। और दूसरा जो है, तिवारी जी ने इतना लंबा भाषण दिया, इनको तो एक लाइन में इनका खत्म हो जाता, क्योंकि ये वंशवाद के विरोधी है, हम नहीं है। इनको तो इतना कहना था कि भाई हम तो वंशवाद के विरोधी हैं और नेता पुत्रों के राजनीति में आने के विरोधी हैं। तो हमारे यहाँ से जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है भारतीय जनता पार्टी से, नंद कुमार चौहान और दूसरे, तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। बहुत साधारण सी बात थी ये। और हमारे यहाँ
कभी ऐसा नहीं बोला गया है कि नेता पुत्रों को नहीं दिया गया जाएगा या आम का नेता को नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो आम नेता को भी टिकट दिया जाता है, नेता पुत्रों को भी दिया जाता है, और ये जनता के ऊपर रहता है। जनता किसको जिताती है? जनता ने जिसको जिता दिया उसके ऊपर से वंशवाद का आरोप हट चुका है। तो इसलिए वंशवाद का जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी करती है, वो अलग बात है कि इनके मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के जो बेटे हैं सुरेंद्र पटवा, वो कहाँ हैं? विधायक है, मंत्री हैं। इनके एक मुख्यमंत्री और थे कैलाश जोशी, उनके बेटे दीपक जोशी वो विधायक मंत्री हैं। कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, इनके जितने भी नेता 60-70 साल के हो चुके हैं, उनके बेटे या तो विधायक हैं या विधायक बनने की लाइन में हैं या विधायक का टिकट मांग रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आ जाए, प्रमोद महाजन की बेटी को देख लो आप, राजनाथ सिंह के बेटे को देख लो, कल्याण सिंह जी के बेटे को देख लो, अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया। तो ये दोगली राजनीति करते हैं, बोलते कुछ है करते हैं। मंच से बोलते हैं कि हम वंशवाद के विरोधी हैं, और कौन बोलते हैं? जो खुद वंशवाद के कारण विधायक मंत्री बने हैं, दीपक जोशी, सुरेंद्र पटवा, विश्वास सारंग, आकाश विजयवर्गीय, जब ये मंच से भाषण देते हैं तो ये जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं हम वंशवाद के विरोधी हैं, और वहां ये भूल जाते हैं कि हम भी वंशवाद के कारण विधायक और मंत्री बने हुए हैं। तो इनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई जो जिन नेताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों बातें एक होना चाहिए। वंशवाद के नारों 70 साल से ये वंशवाद के विरोधी हैं, 70 साल से, और आज देखो पूरे इनके नेता पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े से बड़े नेता, वो तो अटल जी और मोदी जी के कोई बेटा या बेटी नहीं है, नहीं तो उन दोनों के नाम भी, उनके पुत्रों के और पुत्रियों के नाम भी इस लाइन में आ जाते। ठीक है सर, तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि पार्टी में वंशवाद होता है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। राजा का बेटा भगवान राम थे, 400 पीढ़ियों तक वंशवाद चला है, 400 पीढ़ियों तक वंशवाद चला है भगवान राम का। जब भगवान राम वंशवादी थे तो क्या हम भगवान राम की बात को नकार सकते हैं? भगवान राम के बेटे राजा थे, भगवान राम के पिता दशरथ राजा थे, उनके पिता राजा थे, उनके पिता राजा थे, और उनके वंशज आज तक चल रहे हैं। तो मेन बात होनी चाहिए योग्यता की। योग्यता यदि नेता पुत्र में है, और फिर अपने यहाँ तो लोकतंत्र है ना, नेता पुत्र को यदि टिकट मिलता है तो जनता जिताती है उसको, जनता ने जिता दिया, इसका मतलब उसके ऊपर से वंशवाद का आरोप हट गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो। लेकिन हम इनकी कथनी और करनी की और दोगलेपन की बात कर रहे हैं। तो सर अगर लेकिन वंशवाद के चलते सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं फिर कांग्रेस पर। उठा लीजिए आप, कांग्रेस के विधायक उठा लीजिए, 90-95% आम कार्यकर्ता हैं, उनके पिता विधायक मंत्री नहीं है। आप मध्य प्रदेश में मैं कई गुना दूं आपको, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, प्रवीण पाठक, सैकड़ों विधायक ऐसे हैं जिनके पिता या परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। आज 90-95% हिंदुस्तान में जितने भी विधायक मंत्री कांग्रेस के हैं उनके खानदान में कोई नेता नहीं था। बात होती है योग्यता की, और योग्यता डिसाइड करती है जनता। जनता ने जिसको जिता दिया वो योग्य है, जनता ने खुद अपनी सील लगा दी है, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, शंकर लाल जी क्या कहिएगा? योग्यता जरूरी है, वंशवाद के विरोधी हैं आप लोग, वो लगातार बोलते आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता, मामला उपचुनावों से जुड़ा हुआ है, पर भाई ने अभी मेरे कहा, मैं उनकी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। आपने उनसे पूछा था कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे, तो शायद उस पर तो कोई बात आ नहीं पाई, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, वंशवाद और तमाम नेताओं के नाम गिना दिए। निश्चित रूप से जब परिवार में पार्टी रहती है तो काम होता है, और अन्य परिवार के जो सदस्य होते हैं उन पर भी असर पड़ता है। किसी को जबरन बैठा देना और चुनाव हारने के बाद भी उसको कुछ न कुछ अध्यक्ष बना देना, पद दे देना, और एक ही परिवार के द्वारा पूरी पार्टी चलना, मैं सोचता हूँ इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं। पूरे देश की जनता, दुनिया के लोग और देश का समूचा मीडिया भी ये जानता है
कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवार ही सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है और सर्वव्यापी है। पर हमारे यहाँ देखिए बीच में मैं एक शब्द नहीं, राम जी आप जब बैठते सुनो, आप जब डिबेट में बैठते हो तो सिर्फ बकवास करते हो। नहीं गलत बात है। राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीते हैं, 5 लाख वोटों से जीते हैं। जनता चुनाव जिताती है। और हारने की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे। आपके बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। 1984 के चुनाव में आपकी 2 सीटें रह गई थी, सारे नेता आपके चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना और जीतना एक अलग बात है। इसलिए कांग्रेस के यदि आप बात करते हैं हारने जीतने की, और जिन पर आप वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो लाखों वोटों से जीते हैं। नेहरू जी 15-17 साल तक लगातार जीते हैं। इंदिरा गांधी 15-17 साल तक जीती है। राजीव गांधी 450 सीटों के साथ जीते थे। सोनिया गांधी जी ने 10 साल तक आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोनिया गांधी जी ने 2 बार हराया। क्या आप अटल बिहारी चुनाव हार गए थे तो क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दे रहे हैं? आप अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दे रहे हैं। यदि आप चुनाव हारने की बात करते हैं तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को गाली दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप कोस रहे हैं। सर्वमान्य नेता थे, विद्वान आदमी से बहस नहीं कर सकता। बोले रहो बहुत विद्वान हो, बोले रहो। जी बोलने लायक है ही नहीं मेरे सामने। अरे बोलो ना, चुनाव में तुम जब बैठते हो डिबेट में बकवास करते हो। आप जब बैठते हो बकवास करते हो और सिर्फ जीत गुजार करते हो। बोले रहो कांग्रेस पर हारेगी। आप बोलने लायक ही नहीं है। आपने कहा था दमोह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब मैंने कहा था ये जनता डिसाइड करेगी। बोले रहो दमोह की डिबेट याद कर लीजिए मेरे साथ। स्वदेश न्यूज पर थी। दमोह चुनाव को लेकर कहा था बूथ पर कांग्रेस हारी। क्या हुआ? आज फिर आप झूठ बोल रहे हैं, वंशवाद पर झूठ बोल रहे हैं, राजनीति पर झूठ बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जो नेता हार जाता है वो किसी काम का नहीं, अटल जी को आप गाली दे रहे हैं। जिस नेता के कारण आपकी पार्टी बनी है, जिस कारण विजय राजे सिंधिया को आप गाली दे रहे हैं, जो फंडिंग की है जिसने भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें सबसे ज्यादा वंशवाद है। आज विजय राजे सिंधिया के सारे खानदान के लोग भारतीय जनता पार्टी में। आप विजय राजे सिंधिया को गाली दे रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को गाली दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया को गाली दे रहे हैं, यशोधरा राजे सिंधिया को गाली दे रहे हैं। आप पूरे सिंधिया खानदान को गाली दे रहे हैं। आप अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं। ठीक है उनका ठीक है राम जी, ठीक है। अब हो गया सर ना, हो गया। अभी जवाब दे रहे थे शंकर लाल जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलिए शंकर लाल जी। नहीं, इनसे पूछ लीजिए कि डिबेट में बैठे हैं कि बकवास करने बैठे हैं। जब बैठते हैं इसी तरह की बहस होती है। अरे दमोह चुनाव याद कीजिए कितना झूठ बोला था आपने। ठीक है राम जी, पूरी बात सुन लीजिए शंकर लाल जी की। सर ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? राम जी बस प्लीज, वरना मजबूरन मुझे आपकी आवाज नीचे करवानी पड़ेगी। सर प्लीज और जोर से बोलो। दमोह चुनाव को आपने कहा था, मैं दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हो गया राम जी प्लीज, अब हो गया। बात तो पूरी सुन लीजिए उनकी। आप लोग ऐसे डिबेट करेंगे तो कैसे हो पाएगी डिबेट? आप लोग मत कहिए, आप कृपा करके आप लोग मत कहिए। शंकर लाल जी अपनी बात पूरी आपके सामने कौन शंकर लाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर आपको सुन रहे हैं। ठीक है शंकर लाल जी बात पूरी कीजिए। जब ये बैठते हैं तो डिबेट में सिर्फ बकवास और सिर्फ इस तरह की चीजों करते हैं। विषय पर न चर्चा होने देते हैं और न सुनते हैं। अपना जब ये बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं कि मैंने कहीं पर बोला, पर जैसे ही मैं बोलना शुरू हूँ या कोई भी किसी भी चैनल में बैठते हैं, यही तमाशा। ठीक है सर बोलिए आप। और इसलिए ये बुद्धिजीवियों की बहस है, ये चौहट्टा छाप गजटियों की नहीं है। एक भी मेरे बराबर एजुकेटेड नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में मेरे बराबर एजुकेशन किसी की नहीं है। आप जैसे एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता नेता की एजुकेशन बराबर हो तो आप मुझे बता देना। मैं आपको पूरी दुनिया में आपसे विद्वान नहीं है कोई। बोले रहो।
पूरी दुनिया में तुमसे पॉलिटिकल साइंस में कुछ नहीं किया है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं ली है मैंने। मेरी डिग्रियों को, मेरी एजुकेशन को पता कर लेना। भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं होगी। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। पता कर लेना मेरे बारे में, पता कर लेना मेरे बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरी योग्यता के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये नहीं कि येल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए। और जोर जोर से और डिग्री दिखा। अरे आप लोग तो पहले एमए करते हो, फिर बीए करते हो, फिर ट्वेल्थ करते हो, या एमए के बाद बीए करते हो, बीए के बाद ट्वेल्थ करते हो। ये आपकी एजुकेशन होती है। सर डिबेट का मुद्दा, सर डिबेट का मुद्दा यहाँ किसी की एजुकेशन नहीं है। राम पांडे जी मेरी बात सुनिए, डिबेट का मुद्दा किसी की एजुकेशन नहीं है। मुद्दे पर बात कीजिए सर, डिरेल हो गई पूरी बहस, कोई मतलब नहीं निकला इस बहस का। हर चैनल में यही समस्या चलता है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मेरी एजुकेशन के बराबर एक को भी बता देंगे पूरे। सर सुनिए ना उनको इंटरेस्ट है ना मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे इंटरेस्ट है आपके एजुकेशन में। सर मुद्दे की बात करिए ना सर, डिरेल क्यों कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए, कौन से मुद्दे लेकर। राम जी मेरी पूरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, नौकरी करनी चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा है तो चलती है। राजनीति के लायक तो है नहीं तो। एमए के बाद बीए करते हो, बीए के बाद ट्वेल्थ करते हो, और सामने वाले को स्वयं बोले के बाद सामने वाले को कहते हो कि शिक्षित नहीं हो। राहुल गांधी की डिग्री बताते हैं, अपना ज्ञान राहुल गांधी की डिग्री बताते हैं, पर सवाल उठाइए। अपना राहुल ज्ञान गांधी की बढ़ाइए, डिग्री फिर सवाल तुम्हारी कीजिए। नहीं है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, फिर सवाल कीजिए। राहुल गांधी की डिग्री तुम्हारी जैसी है, बोले ना एंटायर। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, बोले ना न्यूज को ही दे दो, बोले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। राहुल खाते हैं कि चूस के खाते हैं? राहुल की डिग्री फर्जी निकली। सर किसी को इंटरेस्ट नहीं है सर, प्लीज सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो गया। करवा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, कौन बुद्धिमान है पता चल जाएगा। कौन बुद्धिमान है? प्लीज आवाज नीचे राम जी की, क्योंकि मजबूरन करना पड़ेगा। शंकर लाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, क्योंकि समय पूरा निकल चुका है। इस बहस का कोई औचित्य नहीं निकला। मैं देखिए आपको प्रणाम करके कहता हूँ आदर पूर्वक कि ये मित्र मेरे से कोई लेना देना नहीं पर्सनल इनसे, पर ये मित्र आप दिखवा लीजिएगा जब भी बैठते हैं, जिस चैनल में बैठते हैं, मजाल नहीं है कि वहाँ विषय पर चर्चा हो। आप स्वयं देख रही हैं कि जिस ढंग से भी आप 7 मिनट से अपनी डिग्री और अपना क्वालिफिकेशन बता, और जिस ढंग से ये अब राम जी को इन्होंने कह दिया कि राम जी वो थे वंशवादी थे। आज राम जी पे बहस हो रही है क्या? राम जी को इस बहस में घसीटना, प्रभु राम को जो देश के आदर्श है, देश के आम आदमी के लिए श्रद्धा के प्रतीक है, उनको इस बहस में लाना, आप इससे सोच लीजिए इनकी विद्वता। और एकदम ऐसा धारा प्रवाह सीखते हैं। आप स्वयं निर्णायक है, आप हम सबकी दृष्टि से जब हम बैठते हैं 2-3 लोग, तो आप खुद बताइए कि जब ये बोले हैं देख लीजिए कैसे। ठीक है सर, ठीक है। नहीं आज की बात नहीं, ये जब जिस चैनल में बैठते हैं सिर्फ हवाई बकवास करते हैं, चीखते हैं। और इसलिए मेरा कहना यह है कि डिबेट ठीक है सर, एक सवाल, ठीक है वो बैठे तो बात करना था। मेरी गंभीर आपत्ति है कि सुनिए मेरे को, बचकानेपन पे इन्होंने जो राम जी को घसीट दिया इस बहस में, इस तरह का बचकानापन उचित नहीं है। इनको ये भी भूल गया कि उस कालखंड में, आज से जब भी राम जी रहे होंगे, उस कालखंड में और राज्य परंपरा थी, आज लोकतंत्र की परंपरा है, और इसलिए आपने विषय लिया है और हम राम जी की बात करने लगे। अटल जी चुनाव हारे, कितने नेताओं के बारे में, और किस ढंग से अनावश्यक विषय वस्तु के बाहर। मेरा इतना ही कहना है, देखिए चुनाव की टिकट जब तक तय नहीं होती तब तक संभावनाओं का दौर चलेगा, और कई बार जीत देखी जाती है। पार्टी जब चुनाव मैदान में जाती है तो जीत के आंकड़ों के लिए जाती है, जीत के लिए जाती है। और इन परिस्थितियों में जैसे सतना की बात आती, मैं सतना में बैठा हूँ, रैगांव विधानसभा मेरे यहाँ है। आदरणीय मेरे श्रद्धेय नेता वरिष्ठ मेरे बड़े भाई जुगल किशोर जी बागरी का दुखद निधन हुआ।
और अभी आपने नाम जो लिए हैं या अन्य चैनल भी ले रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है, उनके बेटे का नाम चल रहा है। अब वो बेटा के बारे में मैं आपको स्पष्ट करूं कि उनका बेटा इसके पहले एक चुनाव भी लड़ चुका है बीजेपी की टिकट, और वो कार्यकर्ता रहा है। और इस नाते अगर मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्टी क्या करेगी, पार्टी हमारी पार्टी पे जो प्रोसेस है उस पार्टी से तय होगा। पर कार्यकर्ता वही लड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित होगा, भारतीय जनता पार्टी जिसको जीत के करीब मानेगी। ठीक है सर, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो नाम गिनाए गए हैं या जो नाम सामने आ रहे हैं वही होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी हो सकता है। आप जो नाम बता रहे हैं, आप एक मर्यादित चैनल चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, और आपकी खोजी पत्रकारों की जानकारी, आप दिन भर इस काम के लिए भटकते हैं, आपके सारे संवाददाता। तो मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ नामों की, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो जीत के करीब होगा, जो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के प्रति अनुशासित रूप से समर्पित होगा, उसे पार्टी टिकट देगी, वो भी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के अनुशंसा पर, उनके सिफारिश पर। और इस नाते न ये कहा जा सकता कि इन्हीं को मिलेगी और न ये कहा जा सकता कि इनको नहीं मिलेगी। और मैं इसको वंशवाद इसलिए नहीं मानता कि मैंने अभी छोटा सा उदाहरण दिया कि जुगल किशोर बाजरी की इसी रहगांव सीट में अगर उनके लड़के का नाम चल रहा है मीडिया में या उनके लड़के का नाम आ रहा है चर्चाओं में, तो वो पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का उसी सीट से। अब इस स्थिति में मीडिया में चर्चा में तो वो नाम रहेगा ना जो कभी चुनाव उस सीट से लड़ा है, किसी पार्टी से। और इसलिए आपने अच्छी बहस रखी है, पर बहस में मैं पूरा नहीं सर, मुझे नहीं लगता इस बहस का कोई औचित्य रहा है, क्योंकि जो मुद्दा था पूरे टाइम उससे भटक के ही बात हुई है, कोई ऐसी बात हो नहीं पाई। लेकिन खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी है, लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। दिवंगतों के परिजनों को टिकट देने की तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन बात यही है, सवाल सबसे बड़ा यही कि सहानुभूति की लहर पर क्या दोनों दल सवार होंगे, और अगर हाँ, तो फिर ये कहने में साफ क्यों कतरा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।